हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के जो चैप्टर में बाकी का कंटेंट बच गया है उसको पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक सारे वीडियोस देख चुके होंगे और आपकी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आइए हम लोग आज अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आप लोग को सबसे पहले रिवाइज करवा दे रहे हैं हमने पिछले वीडियोज़ में जो भी पढ़ा है। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक ग्राफ की मदद से कि कैसे हमारे देश में ये जो इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप आते हैं इनकी वजह से हमारे देश में किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में कैसे हमारे देश में अलग अलग बिजनेस साइकिल्स बनते हैं। बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स कह लीजिए, कैसे हमारे देश में इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाता है तो हम इसको कहते हैं बूम की स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही है। और जब हमारे इक्विलिब्रियम लेवल से जब हमारे एग्रीगेट डिमांड डाउन जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये रिसेशन की स्थिति है। तो हमने आप लोग को एक बात समझाया था, मैंने समझाया था आप लोग को एक बात कि ना तो हमारे देश के लिए, ना तो हमारे देश की जनता के लिए इन्फ्लेशन की स्थिति अच्छी है और ना ही डिफ्लेशन की स्थिति अच्छी है। ना तो रिसेशनरी गैप अच्छा है, ना इन्फ्लेशनरी गैप अच्छा है। रीजन भी बताया था, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, चीज़ें महंगी होते जाती हैं, हाइपर इन्फ्लेशन का केस आ जाता है, जैसे जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इन सब देशों में हुआ था। उसी तरह अगर डिफ्लेशन का कंडीशन चल रहा हो तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, देश जो है वो बैकवर्ड साइड में मूव करने लगेगा, हमारा GDP ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दोनों ही कंडीशंस जो है वो हमारे देश के फेवर में नहीं है। तो गवर्नमेंट की हमेशा से यह कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे मेजर्स लें जो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड को इक्विलिब्रियम लेवल तक लेकर आने की कोशिश करें। कुछ गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स लेती है। तो कुछ मेजर्स गवर्नमेंट लेती है जिनको कहते हैं हम लोग फिस्कल मेजर्स, कुछ मेजर्स हमारे देश की RBI लेती है जिसको कहते हैं हम लोग मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है। फिस्कल मेजर्स में हमने देखा था अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन चल रहा है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चे जो है वो कम कर देती है, गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो बढ़ा देती है, गवर्नमेंट पब्लिक डेट लेना शुरू कर देती है ताकि लोगों के पास पैसे ही ना बचे, गवर्नमेंट सरप्लस का बजट बनाती है। सरप्लस का बजट मतलब एक्सपेंडिचर साइड कम रहेगा, रिसीट साइड ज़्यादा रहेगा, खर्चा कम करना चाहती है गवर्नमेंट ताकि लोगों के पास पैसा कम जाए। ये तो था फिस्कल पॉलिसीज़। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो जो पॉलिसीज़ RBI बनाती है, जो हमारी देश की सेंट्रल बैंक बनाती है, उसको कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज़। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में हमने दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को पढ़ा था। एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि RBI क्या करती है, बैंक रेट बढ़ा देती है। जैसे ही RBI बैंक रेट बढ़ाती है तो क्या होता है, बैंकों को लोन जो है वो ज़्यादा रेट पे मिलता है RBI से, तो बैंक कस्टमर्स को लोन ज़्यादा रेट पे देते हैं। तो ज़्यादा रेट पे, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम होती है, तो इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम होता है। पैसे का फ्लो कम होगा तो एक्सेस डिमांड जो है वो डाउन आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि RBI क्या करती है, RBI CRR को बढ़ा देती है, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है। कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देने की वजह से क्या होता है, बैंकों को अपना लार्जर पोर्शन जो है वो RBI के पास CRR के फॉर्म में जमा कराना होता है। तो ये थे कुछ आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स। कुछ हमने क्वालिटेटिव मेजर्स भी देखे थे। कौन कौन से थे क्वालिटेटिव मेजर्स? एक तो था मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बैंक्स, RBI क्या करती है, RBI बैंकों को कहती है कि आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा दीजिए। मतलब सिक्योरिटी और जो लोन आप दे रहे हैं उसके बीच का जो गैप है, जिसको मार्जिन बोला जाता है, उसको आप इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद हमारे देश में RBI और भी मेजर्स लेती है, जैसे क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब होता है कि RBI कहती है कि अलग अलग सेक्टर्स में लोन जो है वो जितना पोर्शन असाइन किया जा रहा है उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। सपोज बिजनेस सेक्टर को जितना पोर्शन लोन के लिए असाइन किया गया है उतना अगर ऑलरेडी उनको डिसबर्स हो चुका है तो उससे ज़्यादा अगर बिजनेस वाले लोन मांगने आ भी रहे हैं तो भी उनको नहीं देना है। उसके बाद हमने देखा था कि एक था मोरल सुएशन। कई बार क्या होता है कि RBI बैंकों को केवल और केवल समझाकर, गाइडलाइन जारी करके, एक सर्कुलर जारी करके भी दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये थे हमारे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के कुछ फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंट डिमांड को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड।
फॉलोइंग आर द मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स। तो डेफिशिएंट डिमांड को भी करेक्ट करने के वही दो रास्ते हैं, फिजिकल मेजर्स होंगे कुछ और कुछ होंगे मॉनेटरी मेजर्स। अगर आप लोग को एक इजी तरीके से समझाएं तो हमेशा एक ट्रिक याद रख लीजिए, फिजिकल मेजर्स में जो जो मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, मॉनेटरी मेजर्स में जो जो मेजर्स आरबीआई लेती है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, डेफिशिएंट डिमांड में ठीक उसका उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। दोनों सिनेरियो ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों को कंट्रोल करने का जो मेजर्स होगा वो भी बिल्कुल ऑपोजिट होगा। आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला देखिए फिजिकल मेजर्स। फिजिकल मेजर्स कौन कौन सा गवर्नमेंट लेगी डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए? पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। देखिए डेफिशिएंट डिमांड का केस जो है, इसका मतलब होता है कि अब लोगों के पास पैसे हैं ही नहीं डिमांड करने के लिए, मतलब लोगों के पास जो है पैसे ही कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गवर्नमेंट को आगे आना होता है और इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इन्फ्यूज़न करना होता है। इन्फ्यूज़न करने का मतलब है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा अपना, तभी तो उस एक्सपेंडिचर से दूसरे लोगों के पास पैसा जाएगा। दूसरे लोगों के पास पैसा जाएगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, फिर वो डिमांड करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी, एक फिलॉसफी काम करती है, समबडीज एक्सपेंडिचर इज समबडीज इनकम। किसी एक का खर्चा किसी दूसरे का इनकम होता है। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी इकोनॉमी में तो वो क्या होगा, वो किसी दूसरे का इनकम बनेगा। जैसे ही दूसरे का इनकम बनेगा वो क्या होगा, फिर दूसरा आदमी उससे कंजम्पशन करेगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ने लगेगा। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है देश में तो गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड विल हेल्प टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इस तरीके से क्या होगा, हमारे देश में लोगों के पास कैश ज़्यादा रहेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड का जो सिचुएशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा देखिए टैक्सेशन। फॉर करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट शुड कट डाउन द टैक्स रेट। मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट को। सपोज एक आदमी की इनकम है 10 लाख रुपए और वो आदमी अभी जिस देश में रह रहा है उस देश में टैक्स रेट है 30%, तो 3 लाख रुपए उसने टैक्स में दे दिए, बच गया 7 लाख रुपए। अभी वो 7 लाख से डिमांड कर रहा है, देश में चल रहा है डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके टैक्स रेट को है ना जो कम कर देगी, टैक्स रेट को कम कर देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि 30% टैक्स रेट नहीं रहेगा, अब 10% टैक्स रेट रहेगा। जैसे ही 10% टैक्स रेट होगा उस 10 लाख की इनकम वाले आदमी का 1 लाख रुपया टैक्स में जाएगा, 9 लाख रुपए अब उसके पास बचेंगे। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे, वो उन रुपयों से डिमांड करेगा मार्केट में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड, एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड का जो सिचुएशन है उसको फिर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक देखिए पब्लिक डेट। In case of deficient demand, government should curtail the public borrowing and also return the amount of previous debt taken from the public। देखिए इसका मतलब है कि अगर देश में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों से और पैसे रेज नहीं करने चाहिए, और पैसे लोगों से, जनता से उठाने नहीं चाहिए। जबकि कहा जा रहा है कि जितना पैसा आप पहले लोन पे लिए हुए हैं बॉन्ड्स इशू करके, उन पैसों को भी वापस कर दीजिए। क्योंकि अभी क्या है, अभी क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है, अभी लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आप उन्हीं पैसों को वापस कर दीजिए, लोगों को लोन का रीपेमेंट कर दीजिए। लोगों के पास पैसे आएंगे, फिर लोग उस पैसे से डिमांड करेंगे, और जैसे ही डिमांड करेंगे वैसे ही डेफिशिएंट डिमांड का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आने लगेगा। जो इकोनॉमी जो है हमारा धंसा हुआ है नीचे, उसको हम ऊपर उठा के लेके आएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर लेके आने की कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट है डेफिसिट बजटिंग। डेफिसिट बजटिंग जो है इसका मतलब है कि आप एक ऐसा बजट बनाएं, गवर्नमेंट एक ऐसा बजट बनाए जिस बजट में खर्चे ज़्यादा हो और रिसीट्स कम हो। खर्चे ज़्यादा हो, रिसीट्स कम हो। तो खर्चे अगर ज़्यादा होंगे तो वो भी किसी का इनकम बनेगा, फिर वो आदमी उस इनकम से मार्केट में खर्चा करेगा। मार्केट में जब खर्चा करेगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा और हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल के आसपास पहुंच पाएगा। तो ये थे कुछ हमारे फिस्कल मेजर्स जिनकी मदद से हम डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या थे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है,
टैक्स रेट को घटा दिया जाता है, पब्लिक डेट जो है वो नहीं लिया जाता है, बल्कि उल्टा अगर आपने पहले कोई डेट लिया है तो उसको रीपे कर दीजिए। और चौथा, बजट जो है वो डेफिसिट बजट बनाएंगे, डेफिसिट बजट। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज। तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, वो सारे पॉलिसीज, वो सारे मेजर्स जो हमारे देश की आरबीआई बनाती है उसको कहते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज। अब फिर वही मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो दो तरह की होंगी, कुछ होंगे हमारे क्वांटिटेटिव पॉलिसीज, कुछ होंगे हमारे क्वालिटेटिव पॉलिसीज, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसको। क्वांटिटेटिव मेजर्स पहले देखते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स में है बैंक रेट। सबसे पहला है बैंक रेट। द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। द सेंट्रल बैंक reduces द बैंक रेट इन ऑर्डर टू एक्सपैंड क्रेडिट। देखिए अगर देश में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, मतलब लोगों के पास पैसे जो हैं वो ऑलरेडी कम है, ऐसे में क्या करता है सेंट्रल बैंक हमारा, आरबीआई हमारा क्या करता है, वो बैंक रेट को कम कर देता है। बैंक रेट को कम कर देता है। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। तो जैसे ही बैंक रेट डाउन जाएगा, कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ते रेट पे मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स को जब लोन सस्ते रेट पे मिलेगा तो कमर्शियल बैंक सामने कस्टमर्स को सस्ते रेट पे लोन देंगे। तो सस्ते रेट पे जब बैंक्स कस्टमर्स को लोन देने के लिए तैयार रहेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लोन लेने जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लोन लेने जाएगा तो हमारे देश में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा, और क्रेडिट का फ्लो जब बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड का जो सिचुएशन है, जो अभी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे है हमारा डेफिशिएंट डिमांड, उसको हम थोड़ा सा ऊपर खींच कर लेकर आ पाएंगे। इट लीड्स टू फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इंड्यूसेस पीपल टू बोरो मोर फंड्स। तो बैंक रेट के कम होने से क्या होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट के कम होने से लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने का सोचना शुरू करते हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसे आते हैं, ज़्यादा पैसों से वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन खत्म हो जाता है। दूसरा देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। जब हमारे देश में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन होता है तब क्या करती है, तब सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट का उसने बेचा होता है कमर्शियल बैंक्स को, वो खरीदना शुरू करती है। पहले आप क्या किए थे, पहले एक सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने क्या किया था, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेच दिया था कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स के पास से पैसे ट्रांसफर हो गए थे रिजर्व बैंक के पास। अब डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, तो अब क्या करेगी, अब आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज खरीदने जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास जाएगी खरीदने। फंड्स का फ्लो आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास होगा। जैसे ही फंड्स का फ्लो आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास होगा, कमर्शियल बैंक के पास फंड्स का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। फंड्स का साइज जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास बड़ा होगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोन देंगे, और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लोन देंगे वैसे ही मार्केट में क्रेडिट का फ्लो बढ़ेगा, मार्केट में क्रेडिट एक्सपैंड करेगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और फिर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटीज परचेज करना चाहिए। कमर्शियल बैंक से परचेज करे, पब्लिक से परचेज करे, जैसे भी करे परचेज करना चाहिए। मतलब फंड्स का फ्लो आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स की तरफ होना चाहिए। तीसरा है चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आप लोग जानते हैं कि हर कमर्शियल बैंक को कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास जमा कराना होता है। डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई यह जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको कर देती है कम कर देती है। जैसे सपोज पहले 10% है सीआरआर, अब कर देगी 3%। तो पहले बैंक्स के पास जितना पैसा आ रहा है 10% तो वो आरबीआई के पास जमा कर दे रहा है, बच रहा है 90%। कुछ अपने पास रखना है, कुछ लोगों को लोन देना है। अब बैंक्स के पास जितना पैसा आएगा 3% ही देना है आरबीआई के पास, बचेगा 97%। कुछ अपने पास रखना है, कुछ लोगों को लोन देना है। तो आरबीआई के पास जो फंड्स कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स का साइज है वो बढ़ जाएगा। जितना पैसा वो लोन देगी उसका साइज बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, लोगों को पैसे ज़्यादा मिलेंगे,
पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और फिर हमारे देश में जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है क्वांटिटेटिव मेजर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं और कैश रिजर्व रेशियो को भी कम कर दिया जाता है। ये है क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब आता है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब आप लोग को लास्ट वीडियो में बताए थे, यहाँ पे फंड्स के साइज के साथ हेर फेर नहीं करते, यहाँ पे हम कुछ अलग मेजर्स लेते हैं। पहला देखिए, पहला है डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम कर दिया जाता है। सपोज कोई आदमी 10 लाख की सिक्योरिटी लेके आ रहा है बैंक में लोन लेने, बैंक का पॉलिसी है 40% मार्जिन रखने का, तो बैंक 6 लाख रुपया लोन देगी, 4 लाख का मार्जिन रखेगी, तो लोगों के पास 6 लाख रुपया जाएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई यह सोचेगी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाना चाहिए, तो आरबीआई मार्जिन के रिक्वायरमेंट को कम कर देगी, मार्जिन कर देगी 10%। अब 10 लाख लेके जाइएगा, 10 लाख का सिक्योरिटी, 9 लाख रुपया जो है वो बैंक्स जो है वो लोन देंगी, 3 लाख ज़्यादा लोन देंगी। 3 लाख ज़्यादा लोन देंगी तो लोगों को क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा उतनी ही सिक्योरिटीज से, फिर लोग उस पैसे से डिमांड करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में जो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट में यही बताया गया है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। फिर है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि रैशनिंग में क्या होता है कि हम सब में एलोकेट कर देते हैं कि कुछ बिजनेस को देना है, कुछ स्टूडेंट्स को देना है, कुछ फार्मर्स को देना है, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देना है, कुछ हाउसिंग लोन देना है, इस तरह से एलोकेट कर देते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड का अगर सिचुएशन होता है ना तो ये एलोकेशन को खत्म कर दिया जाता है, रैशनिंग नहीं किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल 4 ग्रुप्स में एलोकेट कर दिया गया है। बिजनेस वाले ग्रुप का एग्जॉस्ट हो गया लिमिट, 25% लोग ऑलरेडी आके लोन लेके जा चुके हैं और अभी क्या है, अभी डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, ना स्टूडेंट वाला कोई लोन लेने आ रहा है, ना कोई व्हीकल लोन लेने आ रहा है, ना कोई इक्विपमेंट लोन लेने आ रहा है, कोई आ गया बिजनेसमैन ही आ गया लोन लेने। तो आरबीआई कहेगी कि ऐसे ही हमारे देश में अभी मंदी का दौर चल रहा है, जो आदमी पैसा मांगने आ रहा है उसको पैसा दे दो। तो 25% एग्जॉस्ट हो जाने के बावजूद भी कोई और अगर नया बिजनेसमैन आ जाता है तो उसको भी लोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे रैशनिंग जो है, क्रेडिट का रैशनिंग, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इट रेफर्स टू ए मेथड इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर कमर्शियल बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। ये बता रहा है मीनिंग, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है कि यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कमर्शियल बैंक्स को गाइडलाइंस जारी करते हैं कि आपको किस सेक्टर को लोन देना है, किस सेक्टर को लोन नहीं देना है। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक विथड्रॉज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मेक एफर्ट्स टू इनकरेज क्रेडिट। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है, सेंट्रल बैंक रैशनिंग वाला जो सिस्टम है ना, इसको खत्म कर देता है। अब वो चाहता है कि हाँ ठीक है, जो लोन लेने आ रहा है उसको लोन दो, अभी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होगा तभी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जो लोन लेने आया सबको लोन दो। अभी कमर्शियल बैंक्स का जो है वो स्टांस ये होता है। तीसरा एडवाइस टू इनकरेज लेंडिंग, और तीसरा है मोरल सुएशन टाइप का, कि यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पे आरबीआई हमारी बैंकों को समझाती है, बैंकों को सर्कुलर्स जारी करती है कि अभी समय आ गया है, अभी मंदी का दौर चल रहा है, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए लोगों को, और देश में वेल्थ जो है, देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन, डेफिशिएंट डिमांड का जो सिचुएशन है, इसको आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो यही है आपका चैप्टर, और इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको और रिवीजन करने के लिए और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए उसे भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके तैयारी में पूरा का पूरा हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये चैप्टर हो गया ख़त्म, तो हम मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, कुछ और पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय।